अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अस्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी घराना। हमारा आज का टॉपिक बालों का गिरना, हेयर लॉस। बहुत ही कॉमन लेकिन बड़ा दुखी करने वाला सेंसिटिव इशू है, क्योंकि बालों के गिरने से आपकी शख्सियत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं और उनकी खुद एतमादी में भी कमी आती है। थोड़ी सी प्रिकॉशंस इस बड़ी प्रॉब्लम से सेव कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मली हमारे सर पर तकरीबन 1 लाख बाल होते हैं, जो जीन्स के हिसाब से हर शख्स में मुख्तलिफ होते हैं। इनके बढ़ने की रफ्तार तकरीबन 1 महीने में 1 सेंटीमीटर और 2 महीने में तकरीबन 1 इंच होती है, और इनके गिरने की रफ्तार एवरेज 50 से 200 बाल पर डे होती है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जो डिपेंड करती है किसी भी शख्स की डाइट, उसकी पर्सनल और बालों की हाइजीन, उसकी जीन्स और मौसम का क्या ताल्लुक़ है। डिफरेंट लोगों के बाल डिफरेंट मौसम में गिर सकते हैं, मसलन किसी के ख़िज़ा में तो किसी के सर्दी, किसी के गर्मी में। उम्र बढ़ने के साथ साथ सर के बालों का घनापन यानी डेंसिटी कम होती जाती है और लंबाई छोटी होती जाती है। हो सकता है कि बड़ी उम्र में बाल कटवाने पर आपके बाल इतना ना बढ़ सकें जितना कि वो यंग एज में बढ़ सकते थे। अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल क्या है। एबनॉर्मल हेयर लॉस को मेडिकल ज़बान में एलोपेशिया कहते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जिसमें कोई वजह नहीं होती, लिहाजा इसका ठीक होना ज़्यादा मुश्किल है, और ये प्रोग्रेसिव होती है यानी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, और इसका रिवर्स होना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बग़ैर किसी वजह के, जो अभी मैं सेकेंडरी कैटेगरी में डिस्कस करूँगी, तकरीबन रोज़ाना 200 के करीब गिर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, क्योंकि फ़ौरी तवज्जो से प्रॉब्लम डायग्नोस हो सकती है और बालों को मुस्तकिल गंजपन, जो बॉल्डनेस कहलाता है, उससे बचाया जा सकता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, ग़िज़ा, आराम और टोटकों वगैरह के चक्कर में पड़कर अपना कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी कैटेगरी में क्या क्या वजह हो सकती हैं। सर्जरी, किसी भी किस्म का स्ट्रेसफुल ऑपरेशन, बर्न्स, बालों का झुलस जाना, ये डायरेक्ट आग से जैसे बर्न के विक्टिम होते हैं उससे भी हो सकता है, और बालों का बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर, जिसमें कि अगर आप बहुत तेज़ धूप में रोज़ाना बाहर जाते हैं, या हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या तेज़ गर्म पानी का शावर लेने की आदत है, या हीट हेयर प्रोसेस वगैरह बहुत करवाते हैं, जैसे रीबॉन्डिंग है, कर्लिंग है, केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह है। इसके अलावा डाइटिंग, क्योंकि ग़िज़ा से जो अहम न्यूट्रिएंट है बालों के लिए वो गायब हो जाते हैं। हाई ग्रेड फीवर जैसे टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, फंगल इन्फेक्शंस जिसमें रिंग वॉर्म इन्फेक्शन और डेंड्रफ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सिस्ट यानी छालों जैसी प्रॉब्लम सर पे कर देते हैं, एलर्जीज़ किसी भी चीज़ से डेवलप हो सकती हैं, जैसे शैम्पू है, केमिकल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, या इवन किसी फैब्रिक से, जो सर पे दुपट्टा या कैप वगैरह ले उस कपड़े से भी हो सकता है। लाइफ के बड़े इवेंट्स हैं और ऐसे चेंजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के बाद ट्रैक्शन ही, कुछ लोगों को बाल नोचने, खींचने या बार बार तोड़ने की आदत होती है, और हार्मोन्स की वजह से। 2 बहुत अहम हार्मोन हैं जिसमें एंड्रोजन्स है और थायराइड। थायराइड में कमी या ज़्यादती दोनों से हो सकता है, तो आप इसको फिर पहचानेंगे किस तरह। अगर आपको लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका वज़न बढ़ रहा है, थकन बहुत लगती है, डिप्रेशन हो रहा है, कब्ज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, भूख आपको कम लग रही है और ठंड ज़्यादा लगने लगी है, और बहुत पीलाहट आ गई है चेहरे पे, पेलर हो गया है, तो फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। इसका जो उलट है, यानी कि बाल बहुत गिर रहे हैं लेकिन साथ में भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत गर्मी लग रही है, दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगा जिसे पैल्पिटेशंस कहते हैं, मेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया और मोशन वगैरह बहुत रहने लगे हैं, तो फिर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, थायराइड हार्मोन की ज़्यादती। इस तरह से जो एंड्रोजेंस होते हैं वो मेल हार्मोन्स हैं, तो अगर वो मर्दों में बढ़ें तो टेस्टोस्टेरोन या उससे रिलेटेड जो हार्मोन उनके बढ़ने की वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो जाती है, जिसमें कनपटियों से बाल गायब होने लगते हैं और बाल एम की शक्ल में हो जाते हैं सर पे। लेकिन यही हार्मोन अगर फीमेल्स में बढ़ने लगें तो जो सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी है उसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, और इसमें जो आपको निशानियां मिलेंगी उसमें आपके बाल बहुत गिर रहे होंगे, साथ में वज़न बढ़ रहा होगा, चेहरे पे कील महासे बहुत होंगे, और मर्दाना तरीके से बाल आने लगेंगे चेहरे पे, जैसे दाढ़ी या मूंछ के बाल होते हैं वो जगह गहरी होने लगेगी, और बहुत डार्क रेजिस्टेंट हेयर जिन्हें बार बार साफ़ करना पड़ता है और वो मुश्किल होता है उनको निकालना।
ऐसी प्रॉब्लम होने लगेंगी। साथ में मेंसेस की यानी जो मंथली साइकिल्स होती हैं फीमेल में उसकी डिस्टर्बेंस होगी, और इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल होगा। ये ज़्यादातर फर्टाइल ग्रुप में होती हैं, यानी तकरीबन समझ लें 14 साल से लेके और 35 ईयर्स तक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम्स, सही है। अब इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो कि बाल बहुत ज़्यादा गिरा सकती हैं, जिसमें मैं आपको बहुत कॉमन मेडिसिन बता रही हूँ। इसमें है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, दर्द की दवाएं जिन्हें एनसेड्स कहते हैं, स्पेशली आइब्यूप्रोफेन। इनके मार्केट नेम मैं नहीं बता रही, आप जेनरिक नेम डब्बे पे पढ़ सकते हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी फैमिली प्लानिंग की जो दवाएं होती हैं, और कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट जिसमें कि एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ये तो हो गई सारी वजहें। अब ये देखना है कि हम कर क्या सकते हैं, हम कैसे अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बालों पर रहम करें और कुछ एहतियातें रोज़मर्रा में शामिल कर लें। मसलन हफ्ते में 2 से 3 बार आपको बाल वॉश करने हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर कोई ख़ास शैम्पू रिकमेंड नहीं किया गया तो आप माइल्ड शैम्पू यूज़ किया करें, जैसे जॉनसन्स बेबी शैम्पू बहुत अच्छा होता है, वो बहुत लाइट होता है। इसके बाद हेयर कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। अगर आप मार्केट वाले हेयर कंडीशनर यूज़ करें तो उसे जड़ों में हरगिज़ नहीं लगने दीजिएगा, वो तो बिल्कुल जड़ें तबाह कर देगा बालों की। लेकिन अगर घर में बना हुआ कंडीशनर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर जैसे मिसाल के तौर पे एलोवेरा, दही, नींबू, केला, विनेगर, इनसे बड़े अच्छे मास्क बनाए जाते हैं, जो कि इंटरनेट पे इसकी बहुत तरकीबें वगैरह शेयर की हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर भी बता दूँगी। तो वो कंडीशनर यूज़ करें तो वो न सिर्फ सस्ते पड़ते हैं बल्कि वो बहुत सेफ़ होते हैं बालों की जड़ों के लिए। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से शावर लेने की आदत है तो एंड में अपने बालों पर ठंडा पानी ज़रूर डाला करें, क्योंकि वो बाल प्री मैच्योर एजिंग की तरफ चले जाते हैं, वरना ज़्यादा गर्म पानी से उनकी रूट्स तबाह हो जाती हैं। तो ठंडे पानी से वो बहुत कंडीशनर रहते हैं। तो एंड में नहाने के बाद आप ठंडा पानी सर पे डाल लें, और हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयल मसाज ज़रूर किया करें। ये ऑयल मसाज सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए उंगलियों से कीजिएगा, हाथों की हथेलियाँ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। नहाने के बाद जो गीले बाल होते हैं उनको तौलिए में लपेट कर सर पे टोकरी की तरह ना बनाया करें, यह बालों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। और ना ही तौलिए से रगड़ कर सुखाया करें, क्योंकि इससे बालों की लेयर फ्रिक्शन की वजह से टूट जाती हैं और इनके हेयर फॉलिकल ख़राब होने लगते हैं। इसके बाद गीले बालों में कंघा नहीं चलाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी नहाने के बाद उनके रूट्स बहुत सॉफ्ट हुए हुए होते हैं और इस तरह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बालों को हेयर ड्रायर से ना सुखाया करें। अगर बहुत जल्दी कहीं जाना है तो वंस इन अ वाइल ठीक है, बट रूटीन में हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करें, और कोशिश करें कि इनको नेचुरल हवा से सूखने दें, क्योंकि जब आप बालों को कंडीशन करने के लिए ज़्यादा ठंडा पानी सर पे डालते हैं और बाहर निकल कर उनको ड्रायर से सुखाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ शावर में गर्म पानी के बाद ठंडा पानी यूज़ करने का, क्योंकि इतनी हीट आपने बाहर निकल कर दे दी तो इस टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से बालों की केराटिन और उनके हेयर फॉलिकल तबाह हो जाते हैं। इसके बाद बाल बहुत ज़्यादा कसकर ना बांधा करें, जैसे जूड़ा, पोनीटेल या चोटी को बहुत खींच के ना बांधें, और एक ही तरीके से रोज़ाना बाल ना बनाएं। मसलन उल्टा करके बाल बना रहे हैं, एक ही जगह से मांग निकाल रहे हैं, तो वहाँ से जो हेयर लाइन है वो रिसीड करने लगती है, मांग फटनी शुरू हो जाती है। तो जब आप डिफरेंट स्टाइलों से बाल बनाएंगे तो बाल उस जगह पे पड़े रहने से दोबारा बाल उग जाते हैं और गंजपन से बच जाते हैं आप। इसके बाद बाहर जाते हुए अपना सर ज़रूर ढक लें, कोई कैप, कोई स्कार्फ, कोई अम्ब्रेला, छतरी ले लें, ताकि मौसम की शिद्दत आपके बालों पर असरअंदाज ना हो सके। और अगर आपको हेयर प्रोसेस वगैरह कराने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो कम से कम 2 साल का गैप बीच में ज़रूर दिया करें, ताकि आपके सेहतमंद बाल दोबारा ग्रो कर सकें। अच्छा, अपनी ग़िज़ा में आपको कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जो आपके बालों को हेल्दी रख सकती हैं। इसमें प्रोटीन्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स और वाइटामिन हैं, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, बायोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो ये किन चीज़ों में मिल सकती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, अंडा, पनीर, मक्खन। फ्रूट्स में नारियल है, जैतून है, ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम और सूरजमुखी के बीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोश्त है जिसमें कि फ़िश है, चिकन है, मटन, बीफ। वेजिटेबल्स में गाजर, पालक, फलियां और सोयाबीन। अच्छा, इसके बाद आपको ये करना है कि जो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है जिसके इलाज की ज़रूरत है, उस बीमारी का प्रॉपर इलाज कराएं तो बाल खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बालों को नोचना, खींचना और तोड़ना बंद कर दें, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए आपके हेयर फॉलिकल्स का परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इरिटेंट्स हैं जो स्किन पे यूज़ करने से हेयर ग्रो कर सकते हैं, मसलन प्याज या प्याज का पानी, और एक किस्म की जड़ी बूटी है जिसे हम बिल्ली लोटन या छड़छड़ा कहते हैं। पाकिस्तान में इसका तेल मिलता है छड़छड़े के तेल के नाम से, रेमो हर्बल हेयर ऑयल।
REMU। ठीक है। अब फिर अगर डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आम शैम्पू से जो डेंड्रफ के शैम्पू यूज़ करते हैं उनसे नहीं जा रही तो फिर आपको पर्टिकुलर डेंड्रफ के शैम्पू लेने पड़ेंगे। इन पे लिखा होता है कीटोकोनाज़ोल 2%। ठीक है, ये तो जेनरिक नेम है, लेकिन ये किस नाम से मिलते हैं, ये नाइजोरेल है, टी जेल है या लाइफ शैम्पू, ये बहुत अच्छे होते हैं। और स्टीप रॉक्स, ये सारे शैम्पूज़ बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई फंगल प्रॉब्लम वगैरह नहीं है या डेंड्रफ का मसला नहीं है तो फिर जिंक शैम्पू बहुत अच्छे होते हैं जो कि बालों को रीग्रो भी करते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है जो मिनॉक्सिडिल के नाम से है। ये जो 1% है वो ओवर द काउंटर भी मिल जाती है। ये ऑयल, फोम और लिक्विड तीनों फॉर्म में आती है। लेकिन जो 2 to 5% है वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होगा कि अगर आपको मिनॉक्सिडिल तक पहुंचने की नौबत आ रही है तो पहले एक दफ़ा प्लीज़ डॉक्टर को चेक करा लें, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये हार्ट से रिलेटेड होती है और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ली जाए तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बालों से जुड़ी हुई मिथ्स यानी मन घड़त कहावतें और उनकी रियलिटीज़ यानी हकीकत। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।